अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे और अपनी लाइफ़ को अपनी-अपनी जगहों पे एन्जॉय कर रहे होंगे। आज मैंने सोचा कि ज़रा अपनी तालीम से और एजुकेशन से और थोड़ा-सा टॉपिक से हट के एक बात की जाए और उसका आपके प्रैक्टिस पे बड़ा रोल मतलब एक किस्म का आपके प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने में उसका बड़ा रोल है। जो बात मैं आज आप लोग के साथ करूँगी बड़ी जनरल सी वीडियो है और इस वीडियो में मैं किसी किस्म की भी आज पढ़ाई की बात नहीं करूँगी। आज मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। पिछले हफ़्ते एक पेशेंट की अटेंडेंट मेरे पास आई और वो मेरा ऑफ डे कंसिडर होता है क्योंकि ओपीडीज़ के अलावा जो मेरे ऑफ डेज़ होते हैं मैं उसपे कभी भी पेशेंट नहीं देखती। मैंने कहा आप ले आएँ पेशेंट, बस अब आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो आप ले आएँ पेशेंट। तो उस केस में जब मैंने उस पेशेंट को देखा, वो पेशेंट राउंड अबाउट 80-85 इयर्स ओल्ड थे और ही वाज़ अ सीए पेशेंट, उनको कैंसर था और उनका कोई ट्यूमर था नियर द दिस एरिया नेक रीजन में कोई ट्यूमर था और उसके लिए वो पोस्ट ऑप केस थे और वो मेरे पास लेकर आए कि भाई और पैग उनको ट्यूब होती है, ठीक है, गेस्ट्रोस्टमी ट्यूब हम उसे कहते हैं, वो पैग उनको पास था और उसके थ्रू उनकी न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन होती थी। तो मुझे फिर डॉक्टर ने पर्सनली भी कॉल की, लेकिन वो कॉल नेक्स्ट डे आई जब मैंने पेशेंट देख लिया, उनको मैंने काउंसल कर लिया, उनको मैंने हर किस्म की डाइट बता दी कि इस केसेस में कौन-कौन सी डाइट होती है, क्योंकि मैंने उनको एज़ ए कैंसरस पेशेंट भी डील करना था, उनको एज़ ए पोस्ट ऑप केस भी डील करना था, फिर पेग पे भी जो उनकी डाइट बनती थी, जो हाइड्रोलाइज़्ड फॉर्मुलेशन थी, उसके अकॉर्डिंगली भी मैंने उनको डील करना था। तो उस पेशेंट में मेरे तकरीबन आधा से पौना घंटा लगा, 45 मिनट्स मेरे उनकी काउंसलिंग पे, उनको ब्लेंडेड डाइट बनाने का तरीका, उनको देने का तरीका, उनके फिर पोस्चरिंग का तरीका, फिर हर चीज़ मैंने उनको बताई। वो तो चले गए, लेकिन आप यकीन करें कि उस केस ने मेरे ऊपर ऐसा असर डाला कि हमेशा आपके उसूल आड़े नहीं आने चाहिए आपकी प्रैक्टिस के बीच में। मुझे फ़ील हुआ कि कभी-कभी आपको अपने उसूल तोड़ने चाहिए। बीइंग ए क्लिनिकल डायटीशियन, बीइंग ए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर या हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, मुझे थोड़ा-सा अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है और मैंने वो जो रिजिड बिहेवियर है उसको कम करना है, क्योंकि कभी-कभी कोई पेशेंट ऐसा होता है कि जिनके साथ हैंडलिंग टेकिंग अटेंडेंट के लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही होती है। और हमारे एचओडी, जब मैं नई-नई आई थी इस फ़ील्ड में, तो मेरे एचओडी मुझे कहा करते थे कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, सानिया, वो आपने बंद करनी है। अगर आप क्लिनिकल सेटअप में आई हैं, तो आप इलाज के लिए आई हैं और आपके हाथ में तभी अल्लाह ताला शिफ़ा डालेंगे कि जब आपका फ़ोकस आपके पेशेंट्स होंगे और आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से निकली हुई होंगी। ठीक है, कभी-कभी फ्रेश होने के लिए आप करें, ठीक है, लेकिन ये जो आप अक्सर मतलब होता है ना, अक्सर जब बंदा किसी लेवल पे पहुँचता है, तो उसको जगह-जगह से ऑफ़र्स आनी शुरू हो जाती हैं। भई आप आप ये काम करने के लिए हमें जॉइन करें आप ये, और उसके लिए वो एक्स्ट्रा पे करते हैं, ठीक है? तो उन चीज़ों से मेरे एचओडी कहा करते थे कि आप हट के रहें। तो मैं कहती थी यार ये मुझे पैसा कमाने नहीं देते। लेकिन मुझे अब उनकी बात का एहसास होता है, जब मैं एक लेवल पे पहुँच गई हूँ, कि नहीं, वो ठीक कहते थे। एक लिमिट के बाद अल्लाह पाक आपके हाथ में वो शिफ़ा डाल देता है, पेशेंट्स को आपके लिए भेजता है, तो आपने अपने आप को उन तरीकों के मुताबिक ढालना होता है। आपने अपने आप को, अगर आप 10 जगहों पे एट अ टाइम अवेलेबिलिटी शो करेंगे, तो आप एक भी काम ठीक से नहीं कर सकेंगे। ये आज छोटी-सी वीडियो जो मैंने की, उसमें बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर ख़फ़ा भी हो जाते हैं, तो उन तक भी ये मैसेज मेरा चला जाएगा कि भई आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत कम आती हैं। ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन बहुत कम आती हूँ। उसका रीज़न भी ये है कि मेरी पेशेंट्स हमेशा मेरी प्रायोरिटी हैं और मैं चूँकि उन्हीं की वजह से मेरा कुछ नाम बना है, तो आई एम फुली डिवोटेड फॉर दोज़ पेशेंट्स, ठीक है? क्योंकि पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक तक मैं हर पॉपुलेशन को देखती हूँ, तो उसमें फिर ये होता है कि आपको एनी टाइम अवेलेबल होना पड़ता है। हाँ, उनके लिए मैंने अपने पूरे दिन में एक टाइम फ्रेम रखा है, वो 8 घंटे, जो 8 से 10 घंटे मैं उनको देती हूँ, तो उसमें मैं मैक्सिमम अपने पेशेंट देखती हूँ। हाँ, मैंने एक जो चीज़ जो इस पूरे वाक़ये में जो मैंने आपको सुनाया चेंज की, कि कभी-कभी कुछ पेशेंट जेरियाट्रिक में ख़ास तौर पे, अगर मेरा ओपीडी डे नहीं भी होगा, तो मैं जेरियाट्रिक को देखूँगी। आज भी वो चीज़
दोबारा से हुई कि एक पेशेंट आए और उन्होंने कहा मैं रात को आई थी और आप देख लें कागज़ पे आपका नाम लिखा हुआ है, मैं रात से आज सुबह तक आपका वेट कर रही हूँ जबकि मैं एडमिट नहीं हूँ। हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठ के आपका वेट करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। बच्चा था, एजेड नहीं था, लेकिन देखना पड़ा क्योंकि वो रात से लेके अभी तक जो उनका वो इंतज़ार था ना, वो उनके लिए कितना मुसीबत ज़दा था, इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे अब जाके होने लगा है कि जब मैं देखती हूँ कि अपने पेशेंट्स को लेकर जाना, अपने पेशेंट्स को हॉस्पिटल और फिर हॉस्पिटल सेटअप में आप लोग भी जानते हैं कि आपको 50,000 किस्म के टेस्ट लिख दिए जाते हैं, 50,000 किस्म के डॉक्टर्स को आपको रेफ़र किया जाता है, तो उसमें फिर ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अटेंडेंट टू टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर पेशेंट। तो इसी के साथ मैंने आज ये एक अगर आपने बहुत बेहतरीन प्रैक्टिशनर बनना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर बनना है, तो कभी-कभी आपने अपने पर्सनैलिटी को थोड़ा-सा मोल्ड करना होता है कि भई आपने क्लिनिकल सेटअप में बैठकर कभी-कभी अपने कोल्ड डेज़ में भी पेशेंट देखने होते हैं। इसी से आप बेहतरीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर बन सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और ये भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मज़ीद हमारे हाथों में शिफ़ा दे और अल्लाह ताला आप लोग जो मेरे जैसे डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनके हाथों में भी शिफ़ा दे और उनको डिवोटेड होने की तौफ़ीक दे अपने प्रोफ़ेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।